नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब एकेडमी में। साथियों, कल रात में थोड़ा सा वीडियो नहीं आ पाया, उसके पीछे कारण ये है कि मैं थोड़ा सा अपना कुछ नोट्स तैयार कर रहा था अपने आगे परीक्षाओं के लिए, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो उस चक्कर में जो आधुनिक भारत का जो एक वीडियो कल मैंने वादा किया था आपसे डालूँगा, वो नहीं डाल पाया। उसको आज मैं लेके आया हुआ हूँ और इसके अगले दिन मैं सीटेट के जो 2 वीडियोस और आने हैं उसमें एनसीईआरटी को जल्दी से समाप्त करूंगा। और मान के चल रहे हैं 5 जुलाई को पेपर है और साथ ही साथ उसकी पीडालॉजी है। तो 4 वीडियो मान के चलिए सीटेट में पर्यावरण के और आएंगे, 2 बचे हुए से एनसीईआरटी और 2 में पीडालॉजी समाप्त कर दूंगा। और एक साथियों, आप एक काम करिएगा, सीटेट के लिए एनसीईआरटी में बहुत सारी बुक्स हैं। मैं यूथ पब्लिकेशन की, आप पर्यावरण की या समसामयिक घटना चक्र की, इन्हीं 2 बुक्स को प्रेफर करिए। आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन मुझे समय मिलता है तो मैं ज़रूर उसमें से डाल के आपको कराऊंगा पीडालॉजी से रिलेटेड। जैसे ही पर्यावरण समाप्त होता है उसके बाद मैं बाल विकास को लेके आऊँगा, पीडालॉजी से जुड़े हुए तथ्यों को लेकर। तो साथियों, आज हम, जैसा कि हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत, जिसमें कि है यूरोपियों का आगमन चल रहा था। तो यूरोपी आ गए थे क्रम वाइज, फैक्ट्री कैसे लगनी है ये भी बता दिया था, कौन पहले आया, कौन कंपनी पहले लगाया, कंपनी के बाद पहली फैक्ट्री किसने अपनी कब कब लगाई, वो सब मैंने दे दिया आपको ब्यौरा। तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब उनको थोड़ा सा डिटेल में जानने की ज़रूरत है कि पुर्तगाली आए तो उन्होंने क्या क्या किया, डच आए तो उन्होंने क्या क्या किया। तो कुछ महत्वपूर्ण खोजें और भी हैं जो उस समय हुई। वो हुआ ना कि जब अपना व्यापार बढ़ाना है तो सब निकले खोज में। स्पेन से निकला, कोई हॉलैंड से निकला, कोई नीदरलैंड से निकला, कोई ब्रिटेन से निकला। तो कई जगह से ये सब लोग निकले और इन्होंने विभिन्न प्रकार की खोज की। तो खोज क्या मतलब, देश क्या खो गए थे? नहीं, इनको देश का रास्ता इन्होंने खोजा और देश वहाँ तक पहुँचे, इसलिए इनको कहा जाता कि इन्होंने ऐसा खोजा। तो साथियों, मैंने पहले आपको बताया था पिछले वाले पार्ट में कि बार्थोलोमेओ डियाज नाम के, इनका नाम तथ्य सिर्फ नाम लिया था, उसकी जानकारी नहीं दी थी। हुआ क्या था, आप लोगों को मैंने यहाँ पर एक मैप में अगर समझाएं, छोटा सा मैप समझिए, इसमें कोई विशाल मुझे मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा समझेंगे चीज़ों को समझ जाएंगे। ये अफ्रीका है तो ये भारत है, और ये आपका एशिया में भारत है, ये अफ्रीका है, और ये जो एरिया है ये यूरोप का है। तो इस रास्ते से जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, अफ्रीका में एक क्षेत्र की खोज की। सबसे पहले 1487 में बार्थोलोमेओ डियाज नाम का एक पुर्तगाली था जिसने क्या खोजा, केप ऑफ गुड होम। केप ऑफ गुड होम कब खोजा? 1487 में सबसे पहले इसने ये खोज लिया। यहाँ पे जब आपको रास्ता मिल जाएगा तो आप इसके आगे यहाँ कहीं भी आप बढ़ सकते हैं, इसके आगे आप नीचे भी जा सकते हैं। तो बार्थोलोमेओ डियाज ने सबसे पहले 1487 में केप ऑफ गुड होम खोज लिया था। और यहाँ ऐसी चर्चा है कि वहाँ पर कोई एक भारतीय मिला जिससे पुर्तगालियों की वार्ता हुई। उसने भारत के बारे में विस्तार से बताया कि भारत बहुत धन्य चल रहा है और उस समय भारत के पास बहुत अच्छा खासा धन व्यापार के लिए दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से विदेशियों को आने के लिए एक बहुत अवसर प्रदान करने वाला देश था। तो प्रभावित होकर इन्होंने खोज शुरू करी। तो बार्थोलोमेओ डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज कब करी? 1487 ईस्वी में। ये पूछा गया एक बार, इसको याद रखिएगा। कुछ तथ्य है, फिर उसके बाद पुर्तगाल में आएंगे। कोलंबस, फिर मैंने बताया था कोलंबस निकला था भारत को सोच के, लेकिन पहुंच कहाँ गया? यहाँ से आया था लेकिन वो अमेरिका यहाँ पर है, वो अमेरिका पहुंच गया, भटक गया उसका जहाज। तो कोलंबस ने किसकी खोज कर ली? अमेरिका की खोज कर ली। कोलंबस ने किसकी खोज कर ली? अमेरिका की। कब करी? 1494। ये सब आपको बता चुका हूँ। कहाँ का निवासी था वो? स्पेन का था, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वास्को डिगामा ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये कब आया? 1498 में इसने भारत की खोज की। यहाँ से होता हुआ बताया जैसा कि भारत की तरफ ये पहुँच गया। और कुछ अन्य देश भी साथ में पैरेलल में मतलब रास्ते खोज लिए गए, देशों का पता चल गया। जेम्स कुक जो था, कुक जानते हैं आप, एक इंग्लैंड का खिलाड़ी भी तो है, बहुत आसान से याद है। तो ब्रिटेन का था, इसने किसकी खोज कर ली? ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। कब करी? 1770 ईस्वी में। कब करी? 1770 ईस्वी में। ऐसे एक तस्मान थे हॉलैंड के, इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज करी 1642 ईस्वी में। 1642 ईस्वी में इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। तो ये भी एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर समेट दिया है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, तो आपके लिए भी बहुत हितैषी हैं। ठीक है, ये सब तो आपके लिए, देखिए ये सब तो सुने होंगे, ये हो सकता है कुछ लोग ना सुना हो, लेकिन ये भी सुना हो सकता हो, लेकिन ये दोनों भी याद कर लीजिएगा क्योंकि उस समय के आसपास ये भी खोजे गए हैं।
आइए साथियों पुर्तगाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि बताया कि 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। कैसे आया? जलमार्ग से आया, केप ऑफ गुड होप होके आया। और कहाँ आया? कालीकट के तट पर आया। कहाँ आया? कालीकट का तट जो है भारत का नीचे का जो तट है, गुजरात से नीचे वाली जो रिम है वहाँ पे, उसी के नीचे वाले तट पर कालीकट के जो तट पर आया। और वहाँ पर क्या था, उस समय जो राजा थे उस तट के, वहाँ पे तट जिनके क्षेत्र सीमा में आता था वो थे जमोरिन। तो जमोरिन को जब पता चला कि कोई व्यापारी आया है और उनके लिए ये उपहार भी लेके गया था वास्को डी गामा, उनको खुश करने के लिए खूब सारे, बताते हैं जहाज़ में बहुत सारे उपहार वगैरह भी थे और व्यापारिक दृष्टि से तो आया था। तो जमोरिन ने क्या किया? उसका स्वागत किया। आइए अतिथि देवो भव, बस हो गया काम। स्वागत के लिए जमोरिन ने उसको बुलाया वास्को डी गामा को कालीकट। तो पूछा गया एक बार कि कालीकट के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? जमोरिन राजा ने। किसने किया था? जमोरिन ने। और वास्को डी गामा का एक और तथ्य याद करिए, पूछा गया कितनी बार आया है? ये भारत में 3 बार आया है। ठीक है, यहाँ से आने के बाद फिर गया है, उसके बाद 2 बार और आया, 1503 तक आया है, 2 बार रिपीट किया है। ठीक है। और क्या है ये तथ्य तो मैंने आपको बताया था कि 1503 में कोचिन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री और दुर्ग कह सकते हैं इसका निर्माण इन्होंने किया। पहली फैक्ट्री या दुर्ग का निर्माण कब किया इन्होंने? 1503 में किया। एक मिनट साथियों। तो 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपने कोचिन में दुर्ग का निर्माण किया है। और साथ में अगर आप देखेंगे इसके बाद अब क्या हुआ, जब इन्होंने देख लिया कि कंपनी हमारी स्थापित हो गई, फैक्ट्री लग गई है, तो इन्होंने अपने वायसराय बना के भेजना शुरू कर दिया, गवर्नर टाइप के। तो 1503 के बाद इन्होंने जब वायसराय के लिए सोचा, तो सबसे पहला वायसराय है जिसको संस्थापक भी बोल सकते हैं हम लोग पुर्तगाली कंपनी का, वो है अल्मीड़ा। प्रथम वायसराय या गवर्नर या संस्थापक, इसका कार्यकाल था 1505 से 1509। इन्होंने एक जो नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, तुरंत नोट करिएगा, जो लोग पॉइंट वाइज नोट बना रहे हैं वो तुरंत नोट करिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया? अल्मीड़ा। क्या थी ये ब्लू वाटर पॉलिसी? इसमें क्या था, इन लोगों की सोच थी जो हिंद महासागर का ब्लू वाटर एरिया है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, भारत हुआ, इंडोनेशिया हुआ, इन सब पर क्या करें? अधिकार करें व्यापारिक दृष्टि से। तो ब्लू वाटर पॉलिसी उससे रिलेटेड था, तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट तथ्य यही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और याद रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा इसको। 1508 में चोल युद्ध हुआ था। 1508 में एक चोल युद्ध लड़ा गया। चोल युद्ध, चोल। तो 1508 में चोल जो युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ? महमूद विगारा और विगारा और किसके बीच में हुआ? अल्मीड़ा के बीच में हुआ था। तो आप लिख लीजिएगा इसको कि 1508 में एक चोल युद्ध हुआ। 1508 में अब वो क्या करेंगे, वो व्यापारिक दृष्टि से अपना क्षेत्र कवर करने की कोशिश करेंगे, तो उस युद्ध में उसकी वजह से युद्ध होगा। युद्ध हुआ इनका, एक वहाँ का शासक था महमूद विगारा। ठीक है, तो चोल युद्ध जो हुआ, दक्षिण के साइड में चोलों का साम्राज्य था, चोल युद्ध हुआ। तो उस चोल युद्ध में महमूद विगारा जो थे उन्होंने इनको हरा दिया, अल्मीड़ा को। अल्मीड़ा हार गए। तो ये पूछा सकता है किस युद्ध में मैं पुर्तगालियों की हार हुई भारतीय चोल युद्ध में, तो वो कौन सा है? महमूद विगारा के हाथ अल्मीड़ा की हार हुई। तो इसको तथ्य को आप लिख लीजिएगा। अगला से जो वायसराय था वो था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कब आया? 1509 से 1515। तो ये इसका कार्यकाल याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। क्यों वास्तविक संस्थापक बोलते हैं? इसने बहुत बड़ी विजय एक हासिल की थी, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। इसने क्या किया था साथियों कि कोचिन को राजधानी बनाया। पहले तो कोचिन को इसने राजधानी बनाया, जहाँ फैक्ट्री थी, सिर्फ फैक्ट्री थी, उसको राजधानी में बदल देना। तो बड़ा काम एक ये कर दिया इसने। फिर इसने क्या किया, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक जो थे आदिल शाह से इन्होंने क्या किया, गोवा को छीन लिया। तो सोचिए, कोचिन का क्षेत्र एक फैक्ट्री से राजधानी में परिवर्तित कर दिया, साथ साथ बीजापुर से गोवा जो क्षेत्र था उसको छीन लिया। और यही वो गोवा है जो 1961 में सबसे आखिरी में पुर्तगालियों द्वारा छोड़ा गया। तो 1961 में ही गोवा को छोड़ा गया और भारत में पुर्तगालियों का आखिरी जो छोड़ने का जो क्रम है वो आखिरी है और पहला भी है। 1961 में इन्होंने छोड़ा था गोवा को। 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर आदिल शाह से छीना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले वायसराय है नीनो डी कूना।
नीनो डी कूना जो थे वो तीसरे गवर्नर थे। इनका कार्यकाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, इसी के बाद का ही है। इन्होंने क्या किया, जो उसने छीना था, क्या छीना था इसने, गोवा को छीना था, उसको राजधानी बना दिया इसने। तो गोवा को राजधानी किसने बनाया, नीनो डी कूना ने। विजय किसने हासिल की थी गोवा पे, अल्बुकर्क ने। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइए। जीता इसने, राजधानी इसने बनाया। कोचीन से राजधानी बदल के किसने कर दी, गोवा को किसने बना दी, नीनो डी कूना ने गोवा बना दी। ठीक है। और इसके समय एक और ख़ास बात है कि इसने 2 क्षेत्र और जीते जो आप लोग सुने होंगे, दमन और दीव। तो इसने 1535 ईस्वी में 1535 ईस्वी में दीव जीता, 1559 में इसने दमन जीता। और आप अभी सुने होंगे लेटेस्ट में 26 जनवरी का एक क्वेश्चन है और केबीसी में भी पूछा गया था कि दमन और दीव को इस समय मिलाकर एक कर दिया गया है, एक क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आपने अभी सुना होगा बीच में। तो दीव और दमन 1559 में जीते और ये भी 1961 में जाके आज़ाद हुए। तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टर्न है। इसने गोवा को जीता था, इसने दमन और दीव को जीता है। आइए कुछ अन्य पॉइंट पुर्तगाली से जुड़े देख लेते हैं। एक पुर्तगाली गवर्नर और थे, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। चौथे नहीं, एक बीच में और आए हैं डिसूजा। इनके समय का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस मैंने देखे तो उसमें पूछा गया है, इनके समय सेंट फ्रांसिस जेवियर एक ईसाई संत थे, वो इनके समय भारत आए थे। तो ये पूछा गया था कि सेंट फ्रांसिस जेवियर जो ईसाई संत था वो किसके समय वापस भारत आए थे, वो कौन थे, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो जानते हैं, काम की क्वालिटी भी होती है। तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा जो है तुम्हारे कब आए थे, इनके समय पे भारत आए थे। कौन आया था, सेंट फ्रांसिस जेवियर एक ईसाई संत थे जो इनके समय भारत आए थे। आइए आगे देखते हैं। पौंडीचेरी में प्रथम कब्जा एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था कि किसने किया था। पौंडीचेरी में प्रथम कब्जा जो है वो किसने किया था, पहली बार कौन आया था भारत में, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली ही करेंगे पहला कब्जा, तो पुर्तगाली पौंडीचेरी पे किया था। 1534 में इन्होंने फिर और साम्राज्य बढ़ाने की सोची, बंगाल के क्षेत्र तक पहुंच गए दूसरे किनारे में। इन्होंने हुगली में भी फैक्ट्री लगा ली। 1534 में इन्होंने क्या किया, हुगली में भी फैक्ट्री लगा ली। तो हुगली को इन्होंने बेसिकली बंगाल में लूटपाट का अड्डा बना लिया था। यहाँ से लूट मार करके एक सारा सामान इकट्ठा करते, तो एक फैक्ट्री भी लगा ली वहाँ पर उन्होंने। तो अपना पूरा विस्तार करते चले जा रहे थे पुर्तगाली। सोचिए, गोवा, कोचिन, दमन द्वीप, हुगली तक पहुँच गए पुर्तगाली भारत में। अब जब ये आए हैं तो भारत को कुछ ना कुछ दे के भी जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं मालूम होगी उनको मालूम होगी। तो उनके पास क्या ऐसी चीज़ थी, ये पूछी गई थी कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का चलन कब से शुरू हुआ और किसकी देन है। प्रिंटिंग प्रेस का जो चलन है भारत में वो पुर्तगालियों की देश है। पा से पुर्तगाली, पा से प्रिंटिंग प्रेस, याद रखिएगा। और साथ में जो ये हम लोग रगड़ते हैं कुछ बच्चे, तम्बाकू, साथ ही हमारे तम्बाकू भी जो देन है वो इनकी ही देन मानी जाती है। तम्बाकू की देन भी इन्हीं की ही मानी जाती है। ठीक है साथियों, तो ये पुर्तगाली से जुड़े कुछ तथ्य इनको देख लीजिएगा। आइए डच की तरफ बढ़ते हैं। डच में आप देखेंगे, इनका मैंने बताया था 1595 में क्या हुआ था, ये भारत आए थे, ये आपको बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में। और कौन आया था बेसिकली भारत, कार्नेलियस हाउटमैन नाम का व्यक्ति जो था वो बेसिकली आया था आपका कहाँ, यहाँ आया था भारत। और डच मुख्यतः है कहाँ, डच लोग हैं कौन, डच मुख्यतः नीदरलैंड के निवासी हैं। जैसे पुर्तगाल का तो समझ में आता है, डच का समझ में नहीं आता। तो डच बेसिकली कौन है, नीदरलैंड के निवासी। कहाँ के निवासी हैं, नीदरलैंड। और एक बात और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि डच, उस दिन भी बताया था, भारत आने से पहले कहाँ गए थे। डच भारत आने से पहले कहाँ गए थे, इंडोनेशिया। कहाँ गए थे, इंडोनेशिया। ये जो हाउटमैन साहब थे ये इंडोनेशिया भी गए थे पहले। तो पहले कहाँ गए थे, ये इंडोनेशिया गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो डच पहले कहाँ गए थे, इंडोनेशिया गए थे। करने क्या गए थे वहाँ, इनको पता चला कि डच जो वहाँ पर इंडोनेशिया में मसाला बहुत अच्छा मिलता है, सब मसाले का व्यापार वहाँ से कर सकते हैं। ये आपका काली मिर्च हुई, सॉल्ट पेपर हुआ, ये सब जो है क्या नाम है, आपको क्या करते हैं, ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ें जो है ये लोग चिकन में लगा के खाते थे। बेसिकली होता क्या था, इनका चिकन ठंडे प्रदेश वहाँ पर खाते थे चिकन वगैरह, तो मसाले वहाँ पर जाएंगे तो बेचेंगे, तो वहाँ के लोग खाएंगे मसाले लगा के, तो मुनाफा होगा। तो क्या होता था, मसाला व्यापार इन्होंने डचों ने कहाँ शुरू किया, इंडोनेशिया में। ठीक है, और आप जानते हैं 1602 में इन्होंने डच कंपनी का निर्माण किया था और पहली फैक्ट्री इन्होंने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में लगाई थी। कब लगाई थी, 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में लगाई थी। ये आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। मछलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, इन्होंने कोचिन में लगाई थी, और अंग्रेज ने भी सूरत में लगाई थी, फ्रांसीसी ने भी सूरत में लगाई थी। ठीक है, और डेनिश की तंजौर, और फिर जो आखिरी में कौन आता है आपका,
चीड़ में फैक्ट्री आखिरी वालों ने आपकी स्वीडिश ने लगाई थी। ठीक है, आइए आगे साथियों देखते हैं। तो 1605 में मछलीपट्टनम में पटना फैक्ट्री लगाई थी। भारत अब मसाला व्यापार वहाँ करने लगे तो भारत में कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मसाला व्यापार नहीं करते थे, लेकिन मुख्यतः क्या करते थे भारत में, और भारत में सूती वस्त्र जो उद्योग था वो इन्होंने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। सूती वस्त्र को क्या करते थे, यहाँ पर निर्माण करते थे और बाहर भेजते थे। तो सूती वस्त्र निर्माण, रेशम कच्चा और अफीम व्यापार ये यहाँ पर मुख्यतः भारत में करते थे, और इंडोनेशियम व्यापार करते थे जहाँ पहले गए थे मसाले का करते थे। ठीक है साथियों, और इनका एक तथ्य है कि हेडक्वार्टर इन्होंने कहाँ बनाया। इन्होंने पहले हेडक्वार्टर मतलब एक सेंटर जहाँ से ये लोग प्रशासन चला सके। तो डचों ने पहले शासन बनाया, अपना हेडक्वार्टर बनाया पुलिकट में, और कहाँ फिर बनाया, नागापट्टनम में। तो एक बार पूछा गया कि पहले हेडक्वार्टर क्या था इनका। डचों का पहला हेडक्वार्टर था पुलिकट, दूसरा बाद में इन्होंने हेडक्वार्टर क्या बदले, नागापट्टनम कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है इनसे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये भी आ गए, पुर्तगाली भी आ गए, और इधर थोड़ा और समय बीता, अंग्रेज भी आ गए, तो संघर्ष बढ़ेगा। तो 1759 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, VVI कर लीजिएगा कि 1759 में एक बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेज व डचों के बीच, जहाँ से डच जो है भारत से पूर्णतः गायब हो गए और इंडोनेशिया में सीमित हो गए। तो डचों के बीच और अंग्रेज के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, जिसमें कि अंग्रेज़ों की विजय हुई, डच पराजित हुए, और डचों का यहाँ से समाप्त, भारत से झोला जंगाड़ लेके अपना चले गए और इंडोनेशिया में व्यापार करने लगे। इनके कुछ और तथ्य हैं कि बंगाल में चिंसुरा का कारखाना इन्होंने लगाया था 1663 में। 1663 में बंगाल में इन्होंने चिंसुरा का कारखाना लगाया था 1663 में। कुछ अन्य तथ्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डाले हुए हैं। और डचों ने जकार्ता जीता था। जकार्ता आप जानते कहाँ पर है, अभी मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं तो जकार्ता कहाँ पर है ये कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे। तो जकार्ता इन्होंने जीता, और आंसर बता चुका हूँ मैं, वटाविया नगर बसाया था। तो वटाविया नगर जकार्ता में किसने बसाया था, वो कौन थे, डच। डचों ने कौन सा जकार्ता नगर बसाया था, वटाविया। वटाविया नगर को किसने बसाया था, डचों ने। पुलिकट उड़ीसा जो इनका सेंटर था, यहाँ पर ये सोने के सिक्के ढालते थे, अपने सोने के जो कॉइन थे उसको ढालने का काम जो होता था वो यहाँ होता था। तो याद रखिएगा, पुलिकट उड़ीसा जो इनका पहला हेडक्वार्टर था, यहाँ पर सोने के सिक्के ढालने का काम होता था। सूरत में क्या था, ये पूछा गया था एक बार कि डचों को नील भारत में कहाँ मुख्यतः मिलती थी। सूरत में मुख्यतः मिलती थी, जिसका निर्माण जो है कहाँ होता था, सुमात्रा तथा मध्य भारत में होता था। जिसका निर्माण सुमात्रा तथा मध्य भारत में होता था। तो डचों को नील मिलती थी सूरत में, लेकिन इसका निर्माण सुमात्रा तथा मध्य भारत में होता था। संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण किसने किया था, डचों ने किया था। संयुक्त पूंजी कंपनी जो इन्होंने एक और कंपनी अपना नाम दिया, इसको नाम दिया था संयुक्त पूंजी कंपनी, उसका निर्माण किसने किया था, डचों ने। तो साथियों, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जिसमें कि पहले तो कुछ खोजे हैं, पुर्तगाली से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, क्रम से लेके जितने क्वेश्चन बनते हैं वायसराय से लेके, उस सब मैंने डाल दिए हैं। आप इसको सुनिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, आपका पक्का काम हो जाएगा। आप अच्छे से इसको तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हम अंग्रेज़ और फ्रांसीसी का पार्ट लेके आएंगे, और उसके बाद फिर हम आगे और बढ़ेंगे। आधुनिक भारत में सिख और उत्तर मुगल काल के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। और कल सीटेट का वीडियो आएगा। तो साथियों, मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।